देखो पहला पार्ट हो गया, रहने दो, आंसर बोल दो बस। इसका मोलर मास होता है एल्यूमिनियम का 27, है ना। ग्राम लिखा पीछे, नंबर नहीं मिलने कोई भी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अगला जो पार्ट है उसके लिए आपको वैसे पहले पार्ट के लिए भी ऐसे पहले इक्वेशन लिखनी होती है ना। एल पे चार्ज क्या है, प्लस क्या बनेगा, एल बनेगा। एल क्या बनेगा, सुशांत कहाँ देख रहा है, इधर देख बेटा। 3 फैराडे से कितना, 27 ग्राम, है ना। अपने पास चार्ज है Q इक्वल टू आई टी। चार्ज कितना है, कितना, आई हमें पता कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, 48.×60। ये समझ आया। आगे ये मल्टीप्लाई किया होगा आपने, है ना। कितना है बच्चे, बोर्ड में पता क्या होता है, बोर्ड में ना आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिल रहे हैं, ये लिखने के भी नंबर देंगे टीचर, ठीक है। इसके भी नंबर मिलेंगे, इसलिए मैं अगर इस क्वेश्चन को चाहूँ मैं सीधा सिंगल स्टेप में कर सकता हूँ। यहाँ पे z इंटू आई टी पुट करके ना, z की वैल्यू पुट करके, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है मोलर मास बाय एन एफ, मोलर मास बाय, तो इसके साथ हम कर सकते हैं। बट अगर आपका ये गलत होगा टीचर सीधा क्रॉस करेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 3 का भी आता है, तो फिर हमें आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, तो इसमें ये दिक्कत है, अवॉइड करो। मल्टीप्लाई किया होगा कितना आया है, आगे जाके तो हो रही है, बट यहाँ आगे जाके कटिंग हो रही जैसे ये कह रहा है, वो मैं लास्ट में करूंगा, आंसर सेम ही आना है ना। बट वैसे करोगे अगर वहां पे आंसर गलत है फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा, फॉर्मूले का नंबर मिलेगा आधा नंबर बस। इसलिए इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना, हमें क्वेश्चन को लेंथी करके दिखाना ना बोर्ड में। आया समझ, 28 है, 28950 कूलम, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे आ गया हमारा ये 28950, यानी कि क्यू 28950 कूलम, इससे कितना चार्ज, 27 डिवाइड बाय, बोलो, 3 फैराडे, 96500 इंटू 289, ये समझ आ गया। आंसर बोल दो सीधा, 2.7 आंसर आ गया, सबका आ गया, पलक आ गया सच्ची समझ, तुम दोनों को आया पुत्र। अब मैं तुम्हें इसका जेड का कंसेप्ट एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। मान लो कोई मेटल है, कौन है ना ये, अब कोई मेटल है, मेटल मेटल के ऊपर चार्ज है एन पॉजिटिव, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एन। तो क्या बन गया, एन फैराडे से, एन फैराडे से कितने मोल बनेंगे, यानी कि मास कितना डिपॉजिट होगा, मोलर मास के इक्वल, इसमें कोई गलती, ये समझ आ गया। फिर क्यू चार्ज से, क्यू चार्ज है मान लो अपने पास, क्यू चार्ज से कितना मास डिपॉजिट होगा, एम डिवाइड बाय एन एफ इंटू क्यू। तो ये क्या आ गया, मास डिपॉजिटेड आ गया, क्या आ गया, यानी कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एम अपॉन एन एफ इंटू क्यू। तो यही तो है हमारा जेड, यही तो है जेड, है ना। तो डब्ल्यू क्या आ गया, जेड इंटू क्यू, यानी कि हीट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट तुम्हारे सामने ड्राइव हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था 2 क्वेश्चन कर लो फिर अच्छे से समझ आ जाए। आगे समझ, जेड समझ आया, किसी को कोई डाउट जेड में, ये नोट कर लो, जेड बड़ी बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छे से कर लो इसको, रोक दिया या रोक दो। यहाँ पे इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ फॉर्मूले को, कोई बताएगा, नहीं वो आई टी की फॉर्मूला लिख सकता है, बिल्कुल सही। और एम अपॉन एन को क्या लिख सकता हूँ, एम अपॉन एन को, इक्विवेलेंट वेट है ना वो, तो क्या बन गया, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, साथ में क्या आ गया, क्यू। अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी इसको करे जाओ बार बार, है ना। आई टी लिख लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। कोई डाउट। अब एक क्वेश्चन करना है, पता क्या क्वेश्चन है, लिखना नहीं, ऐसे ही कर लो। एक मेरे पास सिल्वर का सोल्यूशन है, एक कॉपर का सोल्यूशन है, और एक एल्यूमिनियम का सोल्यूशन। तीनों में से एक एक फैराडे करंट पास किया, ठीक है। तीनों में से एक 1 फैराडे चार्ज पास किया, ये बना एजी। इधर कितने इलेक्ट्रॉन,
इधर, है ना। आपको बताना है एक फैराडे अगर करंट पास करूंगा तो इनके मोल की रेशियो क्या आएगी, ठीक है। आया समझ, कर लोगे। इसके एक फैराडे से कितने करंट, कितने मोल बनेंगे। इसके दो फैराडे से एक मोल बनता है, दो फैराडे से एक फैराडे से कितना बनेगा। अभी तुम्हें ये बहुत आसान लग रहा है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, अगर समझना है कंसेप्ट, ठीक है। समझना है इसको। 1/3 मोल, तो मोल्स की रेशियो क्या आएगी। ये नीट का क्वेश्चन है, शायद लास्ट ईयर ही आया था। 1:2, 1/2:, 1/3। अभी ये रेशियो ऐसे नहीं आया था, ऑप्शन में ऐसे नहीं था, होल नंबर में था, है ना। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कि नहीं करना पड़ेगा। 2 और 3 दोनों कैंसिल करने हैं ना। अगर मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से करो 2, यहाँ 2 आ गया, ये सॉरी यहाँ पे हट गया, ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 2/3, क्या आ गया। तो फिर अब 3 से करना ही पड़ेगा, है ना। तो बेटर है 6 से कर लो, इतना तो दिमाग है ना। 6 से करो मिनट, किसे, यहाँ आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 3 आ जाएगा, कैसे, यहाँ पे ये आंसर था, कैसा लगा, ठीक है ना। ऐसे ही आएगा ना क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें ये नहीं करना, ये तो बच्चे करते हैं। तुम्हें पता क्या करना है, ये आई मोल्स की रेशियो, ये किसकी रेशियो आई, हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स की रेशियो चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट कितने डिपॉजिट होंगे बताओ, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। देखो चुप करके, इसका मोलर मास होता है 107.8, कितना। हाँ, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। तुम लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हो, स्टैकिंग लॉ की स्टेटमेंट लिखो फिर करा, ठीक है। करा दूं इक्विवेलेंट वेट की रेशियो, करा दूं, आ रहा समझ, ठीक है बोलो फिर। इसका इक्विवेलेंट वेट सेम आ जाएगा, है ना। तो इसका कितने मोल डिपॉजिट हुआ था, 1 मोल डिपॉजिट हुआ था। तो मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एजी डिपॉजिटेड, है ना। कितने, 1, कितने 1। मास नहीं लिखना, ग्राम इक्विवेलेंट लिखने, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे 1, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सीयू का कितने मोल डिपॉजिट हुए। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते पता है, एक होता है इक्विवेलेंट वेट। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालते गिवन वेट बाय, हाँ, और ग्राम इक्विवेलेंट्स, हाँ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट, जो मास डिपॉजिट हुआ वो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। सिल्वर का समझ आ गया, कितना वेट डिपॉजिट हुआ 1 मोल, कितना वेट डिपॉजिट हुआ था, इसके ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये लगाओ ना, गिवन वेट कितना, वेट कितना डिपॉजिट हुआ 1 मोल, यानी कि 107.8, और इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 1, आंसर क्या आया। इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएगा, गिवन वेट जितना मास डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, कितना वेट डिपॉजिट हुआ, वेट हाफ मोल डिपॉजिट हुआ, हाफ मोल मतलब 63.5 डिवाइड बाय 2, कितना, और इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है 63.5 डिवाइड बाय 2, यही होता है। तो कैंसिल हो गया, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट कितने आए 1। अब आ गए हम एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, गिवन वेट कितना वेट डिपॉजिट हुआ 1/3 मोल, यानी कि 9 ग्राम, है ना। 9, वहां मैंने कैलकुलेशन सिंपल लिख दिया ऐसे, यहाँ पे मैं 9 भी लिख सकता हूँ, 9 लिख दूं, पता लग गया कैसे आया। 9 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है 9, तो आंसर क्या आया। तो इसका मतलब मोल्स की रेशियो चेंज होगी, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट की रेशियो क्या रहती है सेम। आ गया समझ, नहीं आया ना, वेरी गुड। लिखो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्वेश्चन चाहे बाद में लिख लेना, इसका पार्ट है, इसी से समझ आएगा ये दोबारा करा दूंगा। लिखो, लिखो इट स्टेट्स दैट, क्या सेम रखा हमने इसमें, चार्ज, हाँ चार्ज बिल्कुल। लिखो इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it states that when same quantity of electricity is passed through different electrolyte
electrolytic solutions is passed through different electrolytic solutions is passed through different electrolytic solution connected in series electrolytic different electrolytic solutions connected in series comma the weight of the substances produced the weight of the substances produced weight of the substances produced दोबारा बोलो मैं शुरू से it states that when same quantity of electricity is passed through different electrolytic solutions connected in series comma the weight of the substances produced at the electrodes is directly proportional to their chemical equivalent weight मतलब equivalent weight ही होता है ठीक है एक एग्जांपल लिखो यही वाली देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ लिखो directly proportional to their chemical equivalent weights directly proportional to their chemical equivalent weight example लिखो for example लिखो let's say 1 farad of electricity is passed through let's say 1 farad of electricity is passed through the electrolytic cells connected in series electrolytic cells connected in series और उन सेल्स में क्या है पता है एक में है AgNO3 दूसरे में है कॉपर सल्फेट और तीसरे में है तीसरे में क्या था तो क्या लिखेंगे हम AlCl3 ठीक है इधर देखो इधर ये टूटेगा ऐसे यहाँ पे आया एक इलेक्ट्रॉन इधर आया ठीक है 1 फैराडे से मोल कितने बने 1 ठीक है इधर ये कैसे टूटता है आपको क्वेश्चन करने डरना नहीं है ठीक है होंगे क्वेश्चन सब कुछ होगा 2 फैराडे से 1 फैराडे से ठीक है आगे बन गया Al है ना 3 फैराडे से ये तो समझ आता है भाई इतना की आना तुम्हें प्लेन वेट का क्वेश्चन नहीं आता आना चाहिए वो कंसेप्ट आना चाहिए बट ये बन गया मोल आगे ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं ना ग्राम इक्विवेलेंट होता ही मोल एन फैक्टर के साथ ये देखो ऊपर फॉर्मूला लिख देते क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला यानी कि वेट डिपॉजिटेड है ना गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट ठीक है गिवन वेट 1 मोल ही है मतलब कि जो वेट डिपॉजिट हुआ कितना है यानी कि 10 मैं इसको मास मोलर मास के रिलेशन के साथ लिखूं थोड़ा और इजी हो जाएगा ठीक है इसका इक्विवेलेंट वेट इसका गिवन वेट कितना है जो डिपॉजिट हुआ मोलर मास के साथ रिलेशन में तो है मोलर मास ही तो है इसका जो मोलर मास है ना नीचे क्या है इक्विवेलेंट वेट नीचे क्या आएगा वो क्या होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर इसका एन फैक्टर कितना है एन फैक्टर कितना है इसका 1 ये समझ आया इधर इधर ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है हेलो इसके कितने वेट कितना डिपॉजिट हुआ मोलर मास बाय 2 वेट कितना डिपॉजिट हुआ मोलर मास बाय 2 रोकना है मास में वैसे भी लिख सकता हूँ इसका 63.5 डिवाइड बाय 2 है ना लिख सकते हैं ना कैलकुलेशन में क्यों जाना है ऐसे जनरल लिख लो नीचे इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट भी कितना होता है इसका आंसर क्या आया
इसका वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है, m/3 कितना, और नीचे इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, चल क्या है, ठीक है, यानी कि 9/9 था, है ना, आ गया समझ। इक्विवेलेंट सेम रहते हैं, आपको कैलकुलेट नहीं करना, इसका एमसीक्यू आता है, ठीक है। वो कहेगा सेम करंट पास किया, इक्विवेलेंट्स बताओ इसके कितने आएंगे, रेशो दे देगा ऐसे कोई भी, है ना, तो आपको रेशो 1:1:1 नहीं आनी है, कुछ भी हो, आ गया समझ, ठीक है, उसी नंबर से तो डिवाइड हो जाएगा वो। ये आप क्वेश्चंस करोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कर लो नोट। इसमें से अगर 1 फैराडे करंट पास करो कितने मोल डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ पे हम रेशियो लेंगे वेट ऑफ एजी डिपॉजिट, कितना वेट आएगा इसका, 1 मोल, यानी कि 107.8, है ना, और नीचे इधर इसमें से 1 फैराडे पास किया करंट, तो कितने मोल डिपॉजिट हुए, तो यहाँ आ जाएगा वेट इसका डिपॉजिट जो भी हुआ, है ना, यानी कि हाफ मोल, कितना, यानी कि m/2, समझ आ रहा है। तो और ये इक्वली तो है किसके, इसका कितना वेट डिपॉजिट हुआ, अभी तो बोला इसका कितना वेट डिपॉजिट हुआ, 1 मोल, 1 मोल कितना है, 1 मोल कितना है, 107.8 होता है, इसका कितना वेट डिपॉजिट होगा कॉपर का, हाफ मोल हुआ ना, हाफ मोल क्या है, इक्विवेलेंट वेट ही तो है, हाफ मोल क्या है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख लो, लिखो फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड दिस, ये रेशियो में लेके आप क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में कर सकते हो, ठीक है, आया समझ, ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला क्वेश्चन, आपको 2 लॉ करा दे, जिसके मर्जी करना, ठीक है। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, निकल नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओगे, नाइट्रेट आयन क्या होता है, निकल में 4 बचो +2 होता है, ये आएगा फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूला ना पता हुआ, 4 नहीं पता लगेगा, क्वेश्चन नहीं होगा। देखो सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड, ये 4 क्वेश्चन करने में कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है। A solution of nickel nitrate was electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere, using a current of 5 ampere for 30 minutes। पहला क्वेश्चन सिंपल सा दिया मैंने आपको, ठीक है, देखो, for 30 minutes what is the mass of nickel deposited at the cathode, और आपको इसका मोलर मास चाहिए होगा, वो है 58.5, ठीक है, मोलर मास निकल का होता है 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, कर लोगे, रोक दो, ये देखो ये वाला क्वेश्चन किया हमने अभी, यही था कुछ स्टेटमेंट लगती, यही था, अच्छा चलो, वो गलती से लिख दिया वो इसने। वैसे ये भी इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन है सारे, यहाँ से 2.12, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 1 2 3 डिस्कस कर लेंगे इनको, इनको शाम को डिस्कस करें, अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं ना। एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा है 2.16, इसको नोट करो अच्छे से, फिर करते हैं, कर दो पॉज। बच्चे ये आपको मोलर मास गिवन है, ठीक है, कॉपर 63.5, जिंक और सिल्वर, ठीक है।